नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे तनाव और नींद की समस्या के ऊपर और जानेंगे कि उसके आयुर्वेदिक समाधान क्या है। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वे हैं डॉक्टर पवल चंद्र जी, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं आयुष विभाग शिमला में। सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो जैसे हम आज के समय में हम देखते हैं कि किस तरह से एक भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और हम देखते हैं तनाव और नींद की समस्या जो है हर दूसरा आदमी बताता है कि हमें ये समस्या है। तो ये किस तरह की एक रोग आते हैं सर, अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें, और क्या महत्व है अच्छी नींद का और तनाव मुक्त जीवन का, उसके बारे में बताएं। जो ये तनाव और नींद का जो आप विषय आज लेके आए हैं, बहुत सामयिक है आज के परिवेश में। सभी की दौड़ भाग भरी जिंदगी है, तो इसमें ये आम देखने में आता है। मुख्यतः मैं नींद के इसको प्रॉब्लम को ये डिजीज़ ना कहकर या एक रोग ना कहकर एक विकार हम कहेंगे, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे हैं। अपने आप में एक रोग नहीं है, एक विकार है। तो आज ये, और इसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में लेते हैं, क्योंकि मुख्यतः ये अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसके पीछे छुपी हैं। जो जब हम रोगी से बात करते हैं कि उसका क्या कारण रहा होगा, क्या रहा, तो उसके बाद वो निकल के आता है कि क्योंकि कई बार अंडरलाइंग रीजंस भी होते हैं कि वो किसी और दवाइयाँ ले रहा है या किसी और रोग से ग्रसित है, उसके कारण भी ये हो सकता है। और डायरेक्टली अगर वो निद्रा और तनाव से ग्रसित है, तो जब तक हम रोगी से बात ना करें तब तक इसका निष्कर्ष पे नहीं आ सकते कि वो इटसेल्फ उसी से ग्रसित है या बात कुछ और है। तो अगर हम नींद के महत्व की बात करें सर, आज के टाइम में हम वही बात कर रहे हैं कि भागा दौड़ी है सबके जीवन में, तो नींद का क्या महत्व आप देखते हैं और नींद क्यों ज़रूरी है, एक अच्छी नींद किसी भी इंसान के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। नींद मैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो हमारे आयुर्वेद में त्रयो उपस्तंभ मेंशन किए गए हैं। उसमें आते हैं आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य। तो सभी का अपने अपने जगह पे महत्व है एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, अगर इस तरह के उसे प्रॉपरली फॉलो करें तो अगर मैं इसमें निद्रा को एक हाईलाइट करके बात करूं, तो निद्रा बाकी दोनों चीज़ों को मतलब कॉम्प्लीमेंट करती है। तो निद्रा, जब व्यक्ति सोता है या निद्रावस्था में होता है, वो सिर्फ सो नहीं रहा है, वो मानसिक रूप से वो रेस्ट नहीं कर रहा है। वो पीरियड जो होता है उस समय में शरीर, क्योंकि पूरा दिन अगर दौड़ भाग भरी जिंदगी से व्यक्ति गुजरा है, तो उसने बहुत हेक्टिक शेड्यूल से वो गुजरा है, और उसके शरीर पे भी उसके प्रभाव हैं कहीं, उसके शरीर के सभी अंगों पे प्रभाव है। उन्होंने अपने कैपेसिटी से ज़्यादा शायद काम किया है। तो जब हम नींद में होते हैं, तो सिर्फ हमारा जो माइंड है वही नहीं सो रहा है, पूरे शरीर बाकी शरीर के ऑर्गन्स भी खुद को एक्चुअली ये रिपेयर करने का एक पीरियड होता है, कि मैकेनिज्म है कि बॉडी इस टाइम में खुद को रिपेयर करती है। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जी, तो सर जैसे हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में ये अनिद्रा हम बोलें या तनाव बोलें, तो दोनों एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री चल रहे हैं और साथ साथ में चलते हैं। तो जो अगर हम देखें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, तो ये सभी में एक तरह से कॉमन पाया जा रहा है। तो इसके क्या आप कारण समझते हैं, अगर हम कारणों की बात करें कि एक वाइड रेंज ऑफ जो एज है उसमें ये आ रहे हैं? ये आजकल की जो दौड़ भाग भरी जिंदगी है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक आगे निकलने की होड़ है, प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, जीवन शैली हमारी ऐसी हो गई है कि हर एक व्यक्ति अपने फील्ड में बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो उसको उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखते हुए और आगे बढ़ा जा रहा है, और जो करना है वो कर नहीं पा रहा है, और जो नहीं करना है क्योंकि उसे अचीव करना है उसके लिए दौड़ भाग में वो अपने शरीर को ख़राब करता जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। उम्र के हिसाब से देखें तो जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा वर्ग है, उन्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं और उन्हें अपनी जो भी उन्होंने जीवन में सोच रखा है उसे अचीव करने के लिए, क्योंकि उनके पास बल बहुत है शरीर में, लेकिन वो सोचते हैं कि बस मैं अभी कर लूँ, बस जो भी अचीव करना है। और जो बुजुर्गों की बात करें तो
उन्होंने कुछ और परिवेश में अपना पूरा जीवन बिताया है, तो आज के दिन में अगर उनके पास बात करने को कोई नहीं है तो वो भी एक तनाव, उन्हें भी एक अटेंशन नहीं मिल पाती, वो इसलिए ज़्यादा तनाव में है और डिप्रेशन में है और अनिद्रा, ये सब इससे रिलेटेड है। और जितना कॉम्पिटिटिव युग है सर, उसमें हम देखते भी हैं कि ये लाजमी है इस तरह के रोग होना, क्योंकि बच्चा जो है जब वो अपने लक्ष्यों को अचीव नहीं कर पाएगा तो उससे तनाव ही होगा अल्टीमेटली, और निद्रा की भी प्रॉब्लम होगी। तो सर जब हम बात करते हैं कि स्क्रीन, आज के टाइम में हम देखते हैं कि फ़ोन्स और कंप्यूटर, टीवी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन्होंने एक मुख्य भाग जो हमारा जीवन का वो ले लिया है कि हम इन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं, चाहे आप युवाओं को कहें या बालमन पे कहें या बुजुर्गों के लिए भी कहें? जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की कि ये जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जीवन शैली से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आज का जीवन ही ऐसा हो गया है कि जिसमें मतलब आप चाहें या ना चाहें आपको स्क्रीन की सहायता लेनी ही पड़ेगी। हर एक दफ्तर में, हर ऑफिस में आपके टेबल पे कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, आधे से ज़्यादा काम उसी पे होते हैं। और घर में जब हम रिलैक्स करते हैं तो हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मोबाइल हर वक्त हाथ में ही रहता है। कुल मिला के ये एक स्क्रीन एक्सपोजर, जो स्क्रीन टाइम है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसे हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, तो हम सर जैसे हम तनाव या नींद की कमी बोलें तो इनका आपस में कोई संबंध है? अगर हम एक डायरेक्ट संबंध कहें कि अगर कोई तनाव में है तो उसे नींद नहीं आएगी, या फिर किसी नींद नहीं आ रही है तो वो तनाव में ज़रूरी ही है, तो क्या इस तरह का कुछ केस है? एक्चुअली ये ना सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग दोनों टर्म्स ऐसे हैं, तो इसका संबंध, इसको मैं थोड़ा सा और स्वास्थ्य के पहलू से जोड़ना चाहूँगा कि जब हम तनाव में हैं और नींद ठीक नहीं आ रही है तो हमारे जो गट है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है। जो हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से आराम नहीं कर पाएगा, उसे अपना प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, तो हमारा जो पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, तो इनका संबंध है आज के जीवन में। जी। तो अगर हम सर लक्षण की बात करें, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, तो आप किस तरह से पता लगाते हैं कि वो नींद ना आने की समस्या उसकी एक अनिद्रा के वजह से है या तनाव की वजह से है, या फिर एक जनरली उसके अंदर एक टेंडेंसी है कि वो नहीं सोता है या उसको कम सोता है? तो उसमें किस तरह से आप देखते हैं कि क्या लक्षण पाए जाते हैं? इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जब कोई व्यक्ति आता है इस तरह की समस्या लेके, पहले तो उससे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ये पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका एज के, उसके उम्र के मुताबिक उसका क्या काम क्या है, उसकी दिनचर्या कैसी रही होगी। तो अगर उसमें से कुछ निकल के आता है तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बहुत बार ये होता है कि किसी को नींद नहीं आ रही है तो हम उसको सिर्फ अनिद्रा या तनाव से रिलेट करना ठीक नहीं होता है। हो सकता है उसे कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो, कि वो किसी और प्रॉब्लम से ग्रसित हो और उसकी ट्रीटमेंट चल रही हो, और उन औषधियों, उन दवाइयों, उन ट्रीटमेंट की वजह से उसे नींद ना आ रही हो। तो वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रियल टाइम में हमें बिना बात किए, व्यक्ति से बिना बात किए पता नहीं, मतलब क्लियर नहीं होता है। तो ये चीज़ें जी। सर तनाव और कम नींद का अगर हम बात करें तो अगर हम बोलें कि इम्यूनिटी जैसे हम बोलते हैं, और आप कहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य, उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है इन दोनों चीज़ों का? कि आदमी, हम आज के टाइम में देख रहे हैं कि लोग जो है मानसिक स्वास्थ्य जो लोगों का ख़राब है, ये एकदम से लोगों को गुस्सा आ जाता है या बहुत ही शांत रहते हैं, तो ये किस तरह से संबंधित है आपस में? इसमें थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा। हमारा जो एक पिनियल ग्लैंड होता है हमारे मस्तिष्क में, वहाँ हार्मोन्स बनते हैं, दो हार्मोन्स, एक मेलाटोनिन और एक सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो सीधा नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेरोटोनिन हार्मोन जो है उसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है, कि जब हमें आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति होती है तो वो उसकी वजह से होती है। लेकिन अभी हम मेलाटोनिन का ज़्यादा जिक्र करेंगे, क्योंकि नींद के लिए यही एक हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका डिसबैलेंस होना, और आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वात, पित्त, कफ, 3 त्रिदोष हमारे शरीर में होते हैं। वात का जब प्रकोप होता है तो वात के प्रकोप से या वात के बढ़ने से ये अनिद्रा और तनाव, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। जी, तो आप त्रिदोष की बात कर रहे हैं सर, ये कौन कौन से दोष हैं, और वात जो है किस तरह से इसको रेगुलेट करता है अगर हम नींद की बात कर रहे हैं? वात का इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि वात हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं के लिए
यानी कि अगर हम पता लगाएं तो सर वात किस तरह से बढ़ता है, हम ये जानना चाहते हैं कि लोग जो है अगर किसी को समस्या है कि उसका वात बढ़ गया है तो उसे नींद नहीं आ रही, तो कैसे उसको रेगुलेट भी करे और क्या ना खाए या क्या खाए उस तरह से? उसे सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या रेगुलेट करने की ज़रूरत रहती है कि जो उसका दिनचर्या सुबह उठ के रात को सोने तक की उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, और वात वर्धक जो एक्टिविटीज़ है वो ना करें, और ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें जिससे कि वात की वृद्धि होती है। इसके ऑपोजिट मैं कहूँगा कि अगर किसी चीज़ को कम करना है तो उसके विपरीत जो चीज़ें हैं उनका सेवन ज़्यादा करें, जैसे कफकारक चीज़ें, जैसे दूध का सेवन और घी, इस तरह की जो गरिष्ठ भोजन जिसमें हम लेते हैं उनका सेवन अगर बढ़ाया जाए तो वात का शमन हो जाता है। जी सर, जैसे अगर हम आयुर्वेद के अनुसार माने तो अगर हम जैसे बात मैक्सिमम लोग कहते हैं कि भाई 8 घंटे की नींद जो है बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग ज़्यादा भी सोते हैं, कुछ लोग कम भी सोते हैं, हालांकि अपना अपना साइकिल रहता है तो उस हिसाब से वो पूरा उनकी नींद होती है। तो अगर आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो सर क्या एक आदर्श समय है जिसको हम आइडियल टाइम बोलेंगे कि इतना समय जो है नींद के लिए उपयुक्त है या होना चाहिए? आइडियल समय ऐसा कुछ नहीं है। 6 से 8 घंटे की नींद एक शरीर के लिए आवश्यक है अगर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जो हमारा स्लीप टाइम होता है, जिस समय व्यक्ति सोता है, तो सिर्फ वो उसमें हमारा मानसिक शटडाउन नहीं होता है कि दिमाग सो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक रिपेयरिंग फेज़ होता है लाइफ का। तो 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है अगर आइडियली देखा जाए। लेकिन अगर किसी को 4 घंटे की या 5 घंटे की नींद भी साउंड स्लीप आ जाए, अगर व्यक्ति 10 घंटे सो रहा है और वो साउंड स्लीप नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं है। तो एक साउंड स्लीप ज़्यादा मायने रखती है, ना कि हम उसके घंटे गिनने बैठ जाएं। उसकी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। जी, तो जैसे हम कई लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं कि भाई हमें जो है बहुत ज़्यादा सपने दिखते हैं या बहुत ही बुरे सपने दिख रहे हैं रात में, और नींद जो है बार बार टूट रही है और एक पैचेज में एक नींद आती है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं सर, और किस तरह से आप पता लगाएंगे कि उससे क्या एक्चुअली अनिद्रा दोष है या कोई और उसको? सपनों का ऐसा है, और सपनों के कंसेप्ट में मैं ये करूँगा, उस सपने तो एक हमारी एक अनुभूति होती है कि हमें जो माइंड में चल रहा है वो हमें थोड़ा सा प्रतिबिंब दिखता है। एक्चुअली उसे डिस्टर्ब स्लीप के रूप में हम उसको लेते हैं। अब जो व्यक्ति इस तरह से बात करता है तो डिस्टर्ब स्लीप की, उसकी स्लीप जो है वो कंटिन्यूसली नहीं है, उसकी कंटिन्यूस स्लीप नहीं है, तो डिस्टर्ब्ड है। तो उस पर निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए फिर वही बात आ जाती है कि हमें उसकी और पहलुओं को जांचना पड़ता है कि उसका और कोई समस्या तो नहीं चल रही, अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है, बार बार उसकी नींद खुलती है, तो क्या वो जैसे कि मधुमेह के रोगियों में बार बार यूरिन आउटपुट के लिए उन्हें उठना पड़ता है यूरिनेट करने के लिए, तो वो चीज़ें जब क्लियर आउट होंगी तभी हम उसे एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि क्या वो अनिद्रा और तनाव से ग्रसित है या और कोई कारण रहा होगा। जी, तो सर हम जैसे बात कर रहे हैं नींद की समस्या, तो हम बात ही कर रहे हैं कि सभी को ही है लगभग आज के समय में, हम देख रहे हैं। तो उसमें भोजन की हमने बात की, तो सर भोजन जो है किस तरह का चाहिए कि एक इंसान जो शाम को या सुबह में किस तरह से वो पूरी दिनचर्या में भोजन करे अपना? तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए सर? इसमें एक सम्यक प्रकार का भोजन, सर्वरस आहार हम आयुर्वेद में मेंशन करते हैं, जिसमें कि सभी कुछ सम्मिलित हो। ये नहीं है कि उसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट की चीज़ ही हो, ठीक है, और उसमें वात पित्त कफ सबको ध्यान रख के हमें भोजन, संतुलित आहार जिसे हम कहेंगे, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, और नमक, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तीनों जो हमारे स्वाद हमारे आयुर्वेद में मेंशन्ड है वैसा होना चाहिए, और उसके व्यक्ति के उम्र और आयु और स्वास्थ्य के अनुसार अगर वो भोजन करेगा तो वो उचित रहेगा। जी सर, एज अगर हम बात करें तो एज एक फैक्टर है क्या, अगर हम अनिद्रा जैसे रोगों की बात करें या तनाव की? क्योंकि वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि मोस्टली सभी वर्गों में दिख रहा है, तो एज कितना बड़ा एक फैक्टर है? हाँ, एज इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वृद्ध अवस्था में या ओल्ड एज में, जो थोड़ा सा एडवांस्ड एज लोगों में धीरे धीरे नींद की कमी हो जाती है। तो यहाँ मैं वापस उसी पे आऊँगा कि जो हार्मोन इसके रिलेटेड है, जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मेलाटोनिन हार्मोन है, तो उसकी जो प्रोडक्शन है बॉडी में, वो जिस तरह से एज बढ़ती है तो उसकी प्रोडक्शन घटती है। तो वृद्धावस्था में या ओल्ड एज पीपल में हम देखते हैं कि नींद की कमी पाई जाती है,
और जो यंगस्टर्स है उसमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम उल्टा कई बार बोलते हैं कि बच्चे आजकल के बहुत सोते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी ज़रूरी है। और ये एज का फैक्टर इसमें मेंशन आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया, यही चीज़ें हैं जी। सर, आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो आयुर्वेद की जो भी औषधियाँ हैं, या हम कहें जैसे लोग सुनते ही हैं कि अश्वगंधा है या आपका कुछ च्यवनप्राश है, इस तरह की चीज़ें, तो लोग क्या है अपने हिसाब से कंज्यूम कर लेते हैं और कभी एडवर्टाइजमेंट की वजह से तो वो कुछ भी लेना शुरू कर देते हैं लोग। तो इसमें औषधियाँ क्या क्या हैं सर? अगर हम तनाव और अनिद्रा की बात करें, इसके लिए क्या क्या औषधियाँ हैं जो लेनी चाहिए, जो फ़ायदेमंद है, और कितनी मात्रा में और किस तरह से वो रहती हैं सर, वो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। अनिद्रा, तनाव और मानसिक अवस्थाओं में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसमें बहुत उपयोगी आयुर्वेद में औषधियाँ हमारी बताई गई हैं, जिस प्रकार ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, अश्वगंधा और जायफल। तो बहुत उपयोगी चीज़ और भी हैं जो आमतौर पर ये है। तो लेकिन इसमें मैं मुख्य रूप पे तौर पर ये कहना चाहूँगा कि लोग कहीं पढ़ते हैं और कहीं से सुनते हैं और वो मार्केट से ले आके स्वयं इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। करना ये चाहिए कि आपको अपनी समस्या लेकर किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक के पास बात करनी चाहिए। वो आपके सभी पहलुओं को जांच परख के तब वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी औषधि फेवरेबल है, कौन सी औषधि आपके लिए हितकर है और किस मात्रा में हितकर है। सेल्फ मेडिकेशन में लोग क्या करते हैं कि अपने तरीके से उसका सेवन करते हैं और कई बार हमारे पास बहुत बिगड़ी हुई अवस्था में भी आते हैं, जो कि उन्हें उसका नुकसान होता है, फिर आते हैं कि हमने ये लिया था। तो विशेषज्ञ चिकित्सक का जो परामर्श है वो हमेशा ही ज़रूरी रहता है। जी। तो जैसे हम जांच की बात करते हैं कि आप जांच करना शुरू करते हैं इन छोटे मोटे, एक तरह से कहें कि हालांकि है तो बहुत बड़े डिसऑर्डर्स हैं अनिद्रा और तनाव, तो उसमें हम जांच के लिए हम प्रकृति परीक्षण जो है एक महत्वपूर्ण मानते हैं। सर, प्रकृति परीक्षण क्या होता है, कैसे आपको पता चलता है कि इसकी जो पेशेंट है उसकी प्रकृति ये है, और किस तरह से उसे मेडिकेशन फिर आप प्रिस्क्राइब करते हैं? प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद का एक बहुत ही आधारभूत पद्धति है, आधारभूत एक तरीका है जिससे कि किसी एक व्यक्ति विशेष की प्रकृति को जज किया जाता है। उसमें बहुत सारे सवाल और बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। उन पैरामीटर्स के हिसाब से उस व्यक्ति से सवाल किए जाते हैं कि उसका मतलब उसका पाचन से लेकर उसकी नींद, उसके खान पान की लाइकिंग डिसलाइकिंग, हर तरह का उसमें बहुत लंबा चौड़ा उसका पैरामीटर्स का एक प्लान रहता है। उसके मुताबिक जब उसको पूरे हर सवाल का अगर वो उचित जवाब देता है तो अंत में प्रकृति उसकी निकल के आती है कि उसकी वातज प्रकृति है, पित्तज है, वात पित्तज है, वात कफज है, जो भी हमारे आयुर्वेद के उसमें परिवेश में रहता है। तो उस प्रकृति के आधार पे उस व्यक्ति को विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ, रहन सहन की विधियां उसे बताई जाती हैं ताकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके। क्योंकि आयुर्वेद का मोटिव भी यही है, जो प्रयोजन आयुर्वेद का है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और जो आतुर है, जो रोगी हो चुका है, किसी चीज़ से ग्रसित है, उसके विकार को शांत कैसे करना है। तो प्रकृति उस चीज़ को अचीव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जी। और जाहिर सी बात है सर, अगर किसी का दिनचर्या जो है वो बहुत अच्छी है, जो प्रॉपरली बैलेंस डाइट ले रहा है, समय से उठ रहा है, समय सो रहा है, तो एक तरह से स्वस्थ माना जाएगा और एक स्वास्थ्य सहित एक जीवन हम कहेंगे कि वो जी रहा है। तो उसके बाद हम दिनचर्या की तो बात करते हैं, पर सर एक रात्रिचर्या की भी बात आती है। तो रात्रिचर्या क्या होती है सर, और किस तरह से इसमें जो एक नियम है वो बताते हैं आप आयुर्वेद? हाँ, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि दौड़ भाग भरी जिंदगी, वो शुरू से हम यही बात कर रहे हैं, तो वो तो रहेगी। दिन में व्यक्ति हर तरह का स्ट्रगल करता है, हर तरह की दौड़ भाग, और अपने शरीर को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी एक्सर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब शाम को अपने घर पे पहुंच गया और जब रेस्टिंग फेज़ में आप आने लगे, तो इसमें रात्रिचर्या में मैं ये कहूँगा कि सोने से 2 घंटे पहले अगर व्यक्ति भोजन कर ले, मतलब भोजन करने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतराल आवश्यक है। एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आयुर्वेद में मेंशन्ड है कि भोजन के उपरांत शतपदी, मतलब 100 कदम कम से कम चलना है।
उससे क्या है कि सम्यक रूप से पाचन होता है और चीज़ें भी सुचारू रूप से चलती हैं शरीर की। तो ये चीज़ आ गई। और सोने से पहले अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को अनिद्रा और तनाव की दिक्कत है तो वो भी करें, और स्वस्थ व्यक्ति भी अगर पैर के तलवों में गाय का घी अगर उसकी मालिश करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दूध का सेवन करें, और गाय का घी अगर अवेलेबल और कोई व्यक्ति कर सके तो सोने से पहले 2 बूंद दोनों नथुनी में डाल के, इसको हम आयुर्वेद में नस्य के नाम से बुलाते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं अनिद्रा, तनाव और भरपूर अच्छी नींद के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो रात्रिचर्या में ये चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी है सोने और भोजन करने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतराल, और कोशिश करें सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन, मोबाइल है, टीवी है या कंप्यूटर है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर पे सबके काम है, तो काम भी 1 घंटा पहले छोड़ दें ताकि एक आपको साउंड स्लीप आए। क्योंकि जो इन स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो बहुत अफेक्ट करती है मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन पे। जब वो सिक्रीट ठीक से नहीं होगा तो नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी, और फिर कुछ समय बाद आप बोलेंगे कि हम तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अनिद्रा, इंसोम्निया से ग्रसित हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है अगर हमें अच्छे से नींद लेनी है। तो जैसे आपने हल्दी वाले दूध की बात की या दूध का सेवन करने की बात की शाम में, तो हम देखते आ रहे हैं कि पहले से ही जो है हमारे घरों में हम बुज़ुर्गों को भी देखते हैं तो यही कहते हैं कि शाम को दूध पीना चाहिए। तो उसके क्या आप फ़ायदे बताते हैं सर, या क्या देखते हैं जो आयुर्वेद के अनुसार क्या फ़ायदा है हल्दी वाले दूध पीने का? और क्योंकि हम आज के परिवेश में देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी पॉपुलर हो रहा है ये अलग अलग फॉर्म्स में, तो इसके नाम भी अलग अलग हो गए। तो ये कितना फ़ायदेमंद है सर, क्योंकि लोग भी इसे अब जो है पॉपुलर ये हो रहा है? ये वही बात आ गई कि हम वापस अपने जो पौराणिक जीवन शैली थी उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को ठोकर लगती है उसके बाद व्यक्ति समझता है। तो अब हम वापस अपने पौराणिक, क्योंकि पुराने समय में ये तो रूटीन्स थी। तो जैसे मैंने बात की आपसे कि वात के प्रकोप से ये चीज़ होती है, तो जो दूध है, जो मिल्क है, वो कफ कारक है, उससे कफ की वृद्धि होती है। तो वात को शमन के लिए हमें कफ कारक चीज़ें लेनी चाहिए। उसमें कुछ जैसे हल्दी डाल ली या और उसमें चीज़ें डाल ली कि कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्या है कि कुछ समय के लिए हम जो पाश्चात्य पद्धतियों को फॉलो करना शुरू हो गए थे तो हम इसको भूल चुके थे, लेकिन जब उस पाश्चात्य का हमें नुकसान पता चल रहा है तो हम वापस अपने पुरानी चीज़ों पे आ रहे हैं। तो इसलिए और जाहिर सी बात है सर, जो आपका उपचार है वो पाश्चात्य से भी, यानी हम एलोपैथी भी बोलें या आयुष भी बोलें, तो ये सभी अगर मिलके ही चलेंगे तो एक तरह से एक प्रॉपर उपचार जो है लोगों का हो पाएगा। और अपनी दिनचर्या और अपना जो खान पान है उसमें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सर जैसे हम सुनते हैं अभ्यंग, शिरोधारा और आपका पंचकर्मा, तो पंचकर्मा जो इतना पॉपुलर हो गया है कि सभी लोग जो है भी हम पंचकर्मा कराने जा रहे हैं, तो ये क्या है सर और किस तरह से जो है ये तनाव और अनिद्रा में लाभकारी है? जैसे कि हमने पहले बात की तो त्रिदोषास की, जो दोष हमारे कुपित हो जाते हैं, दोषों का जो डिसबैलेंस हो जाता है, उन चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए और सम्यक रूप से शरीर हमारा फंक्शनिंग करे उसके लिए, और कुछ डिजीज़ को, कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ बीमारियों को शांत करने के लिए पंचकर्मा एक हमारी आयुर्वेद की पद्धति है। पंचकर्मा क्योंकि इसमें 5 फेजेस रहते हैं, 5 क्रियाएं रहती हैं, तो इसमें शोधन, शमन ये सब रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर बात करें अगर अनिद्रा, तनाव और मानसिक रोगों की, तो इसमें हमारा जो शिरोधारा है, विभिन्न अलग अलग द्रव्यों से शिरोधारा का प्रोसीजर किया जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और यानी कि ये भी आप तभी किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं अगर आप उसकी सिचुएशन देख के और उसकी असेसमेंट करेंगे, उसका देखेंगे कि वाकई में इस चीज़ से ग्रसित है या कि अंडरलाइंग रीजंस कुछ और तो नहीं है, और अगर उसे इस चीज़ के प्लान के अंडर हम लाते हैं तो पूरा जांच परख के ही लाया जाता है। और सर जैसे हम आज के समय में देखते हैं कि प्राणायाम और योग जो है ये भी बहुत पॉपुलर है, तो प्राणायाम का क्या महत्व आप समझते हैं अनिद्रा के लिए और तनाव कम करने में, और कौन कौन से प्राणायाम जो है वो करने चाहिए सभी? प्राणायाम का महत्व मुख्य रूप से यही है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम है, बिल्कुल बेसिक अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम में यह है कि जहाँ पे प्राणवायु रिलेटेड है, प्राणवायु मतलब जो हम
जी, ऑक्सीजन यानी कि जो हम लेते हैं। तो जब हम प्राणायाम की कोई भी वर्जन हम उसको अडॉप्ट करते हैं, आप अनुलोम विलोम को ही ले लीजिए कि तो उसको अगर जब हम नियमित रूप से करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड बढ़ती है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की डेंसिटी मात्रा बढ़ेगी तो वही पूरे शरीर में दौड़ेगी, वही शरीर में दौड़ेगी, वही हमारे मस्तिष्क तक भी जाएगी। तो जब मस्तिष्क तक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी जाएगी तो सभी चीज़ें सम्यक रूप से काम करेंगी, क्योंकि ब्रेन इज़ द मेन पावर हाउस और कंट्रोलिंग तो मस्तिष्क से ही है। तो और अनिद्रा और ख़ासकर जिसकी हम अभी बात करें अनिद्रा और तनाव, तो ये तो मस्तिष्क से ही होता है। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है इसका मेन फंडामेंटल है जो प्राणायाम है। तो एक तरह से हम देखें सर कि आदमी को जो है अपनी दिनचर्या या अपनी रात्रिचर्या दोनों को सुधारने की आवश्यकता है और अपना खान पान में ध्यान रखें तो एक वो अनिद्रा और तनाव से जो है काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं या बच सकते हैं। तो सर आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।